नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण अभ्यास सेट लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, जो आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा और संपूर्णता देगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो आपको सभी दृष्टि से तैयारी करनी होगी, सभी टॉपिकों को देखना होगा जो प्रश्न सेट में यहाँ बताया गया है, दिखाया गया है। तो इसमें 40 साहित्य के प्रश्न रहेंगे, हिंदी साहित्य के, और 40 प्रश्न हिंदी व्याकरण से रहेंगे। तो आपको कुल 80 प्रश्नों का अभ्यास सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें बताइए कि इन 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। आप लोग भी जल्दी से समय देखकर जुड़ जाइए, 9 बजे क्लास होता है, तो आप लोग जुड़ जाइए समय से। तो चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट कौन सा है। तो आज हम लोग अभ्यास सेट 23 करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 22 तक करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी जंक्शन चैनल पे, और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर आप लेक्चर का देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख सकते हैं। तो आप हिंदी जंक्शन के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपसे पहले 4000 प्लस बच्चों ने हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपनी सफलता को प्राप्त पाया है, लक्ष्य को पाया है। आगे आप भी कर सकते हैं। मेरे मार्गदर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारी चीज़ों हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी। अगर आप हिंदी से संबंधित बीपीएससी ट्री 4.0 का टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, खास होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर ईएमआरएस हो, केवीएस हो, यूजीसी नेट हो, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है, प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होगा उसको विस्तार से भी देखेंगे। तो आप जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप बिहार स्टेट का पेपर 2 या पेपर 1 का नोट्स या प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करके भेज सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस स्टेट में 100% बच्चों का जो है रिजल्ट होने की गारंटी, यानी मेरे माध्यम से जो भी पढ़िएगा आपको रिजल्ट होने का लगभग 100% गारंटी मिल जाता है। आप पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोगों के बीच पहला प्रश्न जो है अभ्यास सेट 23 का मौजूद है, इसका आंसर कीजिए। ये 23वां अभ्यास सेट है। इसके पहले 1 से 22 तक करवाया जा चुका है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए। 5 विकल्प रहते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो बीपीएससी में 5 विकल्प रहेंगे। तो चौथा और 5वां विकल्प काफ़ी जो है पेचीदा होता है, उलझाने वाला होता है। तो इसका आदत आपको बनाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए बीपीएससी में, वही आपको फायदेमंद साबित होगा। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, यानी कौन सा अन्य नाम दिया है। तो इस तरीका के प्रश्न उलझाने वाले रहते हैं, जो कि विकल्पों में फंसाता है। तो कोई भी जब एग्जाम में आप बैठिए तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए,
ताकि आपका आंसर गलत ना हो और रिजल्ट बनने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए आधुनिक काल को क्या नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, तो गद्य काल कहते हैं। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गद्य काल की संज्ञा इन्होंने दिया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? यानी ये जो कथन है वो किसका है आपको बताने हैं। ऐसी बातें कौन किए थे? तो ऐसा जो बोलने वाले हैं वे गारसा दातासी हैं। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही ऐसा बात कहा है, अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाया है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। गारसा दातासी है जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लिखने वाले हैं फ्रेंच भाषा में। इस्तेबार रतरुति एंदुई हिंदुस्तानी, तो ये जो है विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्भय भीम वियोग व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम वियोग के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं विकल्प ग सही हो जाएगा, रामचंद्र सूरी हैं। देखिए कुछ प्रश्न जो होते हैं आपको बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे, लगेगा ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने इसे समाहित किया है ताकि कभी कभी ऐसा भी प्रश्न जो होता है पूछ लिया जाता है। तो आपका जो तैयारी है बेसिक लेवल यानी टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, तो कहीं से आपको कमजोर नहीं महसूस होगा। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि साहित्य के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और व्याकरण के लिए आपको हिंदी व्याकरण के एक पुस्तक भी रखनी चाहिए, जिससे आप जो है चीज़ें को समझ सकें। तो व्याकरण का भी क्लास करवाया जाएगा जो कि प्रैक्टिस सेट में रहता है, तो आपके जो है तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बार चंद विजबाई भाषा दूह नहीं लगाई दूजन हासा, यह पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्ति है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है विद्यापति की पंक्ति है। विकल्प क सही हो जाएगा। विद्यापति जो हैं आदिकालीन कवि हैं। इनकी रता कृति पताका, इनकी जो रचनाएं हैं ये सब हैं पुरुष परीक्षा है, भू परिक्रमा है, गंगा स्तुति है, विद्यापति पदावली है। आइए मुख्यतः मैथिली भाषा के कवि हैं, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। सरहप्पा की बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोहा कोश, और अब्दुल रहमान का है संदेश रासक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब्दुल रहमान को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम हिंदी के कवि मानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राहुल संकीर्तन सरहप्पा को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक रचना है आदिकाल की, तो वो क्या है यानी उसमें किसका वर्णन हुआ है वो आपको बताना है। तो उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण रचना है उसमें जो है व्याकरण की रचना है, यानी व्याकरण का रचना है, और इसके जो रचनाकार हैं दामोदर शर्मा है। ये आपको ध्यान में रखना है, दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण के, और ये व्याकरण की रचना है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। आदिकाल के हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। तो किसने हिंदवी कहा है वो आपको बताना है, कि यानी हिंदी को हिंदवी किसने कहा है ये आपको बताने हैं। तो हिंदी को जो हिंदवी कहने वाले हैं अमीर खुसरो हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। और ये आदिकालीन कवि हैं जो खड़ी भोज जो बोली होता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया है अपनी पहेलियों में मुकरियों में। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है?
यानी जो उन्होंने 12 मासा वर्णन का जो प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है आपको बताना है। तो जायसी जो है पद्मावत जब रचना करते हैं तो एक उसमें रचना आता है नागमती वियोग। तो नागमती वियोग खंड में विरह वर्णन के लिए ये जो है 12 मासा का जो है प्रयोग करते हैं। उसमें लिखते हैं चढ़ा अषाढ़ गगन गन गाजा, इस तरीका से पंक्ति जो है आषाढ़ मास से शुरू होकर के आगे बढ़ता है। तो बहुत बेहतरीन रचना है, उसको आपको पढ़नी चाहिए। नागमती वियोग खंड विकल्प क इसका सही हो जाएगा। विरह वर्णन करने के लिए 12 मासा पद्धति का ये जो है अपनी रचना में प्रयोग करते हैं। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। और पद्मावत जो है मूलतः अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी ठेठ अवधी भाषा में, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी यहाँ जो रचना है उसको सुमेलित करना है कि कौन सी रचना के रचनाकार कौन है। तो देखिए जम्बू स्वामी जो रास रचना है वो धर्म सूरी का है। उसके बाद आता है पच पांडव चरित, तो ये सारी भद्र सूरी का है। उपदेश रसायन शास्त्र, तो ये जिन दत्त सूरी का है। और महापुराण जो है पुष्पदंत का है। तो अगर आप मिलान कीजिएगा तो विकल्प क सही हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का तीसरा, ग का चौथा और घ का पहला। यानी जम्बू स्वामी दास के रचनाकार धर्म सूरी हैं, पंच पांडव चरित के रचनाकार सारे भद्र सूरी हैं, उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिन दत्त सूरी हैं और महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। लगभग 1 घंटा तक ये क्लास चलेगा, वीडियो चलेगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बीच में स्किप करके छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बेहतरीन प्रश्न है, ये बराबर पूछा गया है पीजीटी में। तो चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से जो अनुवाद किया है हिंदी में वो गोविंद सिंह है, यानी गुरु गोविंद सिंह है। विकल्प ख सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने ही चंडी चरित्र की रचना की है, जो दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर दास की रचना है, तो कौन सी रचना जो है ईश्वर दास की है आपको बतानी है। तो अंगद पैज, भरत मिराप, सत्यवती कथा, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये ईश्वर दास का है। तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा। तो पिक में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों जो रचना है वो ईश्वर दास की रचना है। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए, यानी यहाँ जो ग्रंथ दिए गए हैं उसके रचनाकार जो हैं उसके साथ आपको जो है सुमेलित करना है, कौन सी रचना के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ ध्यान मंजरी जो रचना है, ध्यान मंजरी जो रचना है वो अग्रदास का है। अवध विराट जो रचना है रारदास का है। रामायण महानाट्य जो रचना है प्राणचंद चौहान का है। हनुमान नाटक जो है हृदय राम का है। यानी ध्यान मंजरी के रचनाकार अग्रदास, अवध विराट के रारदास, रामायण महानाटक के प्राणचंद चौहान और हनुमान नाटक के हृदय राम हैं। तो अगर आप देखिएगा तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी क का तीसरा, ख का चौथा, ग का पहला, घ का दूसरा। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को बीपीएससी में, टीआरई में, 3 में नहीं मिले थे, लेकिन टीआरई 1 में मिले थे। तो हो सकता है 4 में पूछ दिया जाए। तो इसलिए आपको सभी दृष्टि से तैयारी करके चलना है, ताकि कहीं से भी कोई चीज़ पूछे तो आप कमज़ोर ना रहें, उसका आंसर दे सकें। तो इस तरीका के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इसे समाहित किया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें एक उत्साह मिलता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना शेयर बटन दबा करके एक बार शेयर कर दें। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है वो किस संप्रदाय की देन है, आपको बताना है। तो ये जो अहिंसावाद देन है विष्णु संप्रदाय की देन है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। विष्णु संप्रदाय ने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का जो है जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। आरती की जय हनुमान रजा की के रचनाकार कौन है? यानी ये जो रचना है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं रामानंद स्वामी जी हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। उन्होंने ही हनुमान जी की आरती को लिखा है। आरती की जय हनुमान रजा की, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे घर आबो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन करियाँ मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। तो ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है, आपको बतानी है कि ये जो पंक्तियां हैं किसकी है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो मीराबाई जी हैं। यानी विकल्प का सही हो जाएगा। जो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल, श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर, अपना पति मानकर उनका भक्ति करते हैं, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो कवियों का सही अनुक्रम जन्म काल के अनुसार क्या है, आपको बताना है। तो इसके अनुसार जो सही होगा, जब तक आप सभी का जन्म नहीं याद रखिएगा तो सही नहीं होगा। तो देखिए केशव दास का जो जन्म हुआ था 1555 में हुआ था। सेनापति का जो जन्म हुआ है 1589 में हुआ है। बिहारी का जन्म 1595 में होता है और भूषण का जन्म 1613 में होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि विकल्प क ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी यूजीसी में ज़्यादा देखने को मिले थे, तो आगे भी पूछा जा सकता है बीपीएससी में भी, इसलिए ऐसा भी प्रश्न मैंने दिया है। तो आपकी जो सही स्तर है उसका ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, ताकि आप जो प्रैक्टिस सेट बनाएं वो बेहतरीन हो सके तैयारी की दृष्टि से। और कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर हम बताते हैं तो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार उसको देखिए, ताकि एक एक प्रश्न आपके जहन में तरीका और विकल्प बैठ सके। भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? यानी भ्रमर गीत के बारे में जो ये कथन है वो किसका कथन है, आपको बताने हैं। तो ये जो कथन है महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये लिखा गया है। उन्होंने ही भ्रमर गीत के बारे में लिखा है कि सुरसागर जो रचना है सूरदास का, तो उसके गीत माने बीच में उसमें जो भ्रमर गीत एक रचना आई है छोटा सा, वो जो है सार तत्व है उसका। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? यानी ये जो तथ्य बताया है किस कवि के बारे में बताया है, आपको बताने हैं। तो ये जो लिखते हैं द्विज देव के बारे में ऐसा लिखते हैं। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये लिखते हैं कि ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए द्विज देव के बारे में। यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को जो है कहा है, संबोधन किया है, आपको बताना है। तो रसमूर्ति यानी साक्षात रसमूर्ति के जो उपाधि है घनानंद को देते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति की कवि
कहकर ये संबोधित करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ ग्रंथ रहा है। शुक्ल जी ने उपयुक्त बात किसके संबंध में कहा है? तो ये जो बातें कहे हैं भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जसवंत सिंह के बारे में ये जो है बातें चर्चा करते हुए लिखते हैं अपने ग्रंथ में। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? यानी कौन सा ग्रंथ जो है मतीराम का नहीं है? तो देखिए रसराज, साहित्य सार, रक्षण श्रृंगार, तीनों जो रचनाएं हैं मतीराम का है और नहीं पूछ रहा है तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीका के जो प्रश्न रहते हैं नहीं वाले उसको अच्छे से पढ़ करके समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। नहीं तो जानते हुए आप जब गलत करके चले आते हैं तो 1-2 नंबर से रिजल्ट रुकने जाता है तो बहुत अफसोस होता है। तो उससे आप बचिए और 1-1 नंबर आप अपने झोले में डालिए। रीतिकार के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। यानी वो रीतिकार के कौन से कवि हैं जो वीर रस में अपनी कविताएं लिखे हैं? तो जहाँ भी वीर रस का चर्चा होगा रीतिकार में तो सबसे पहले नाम भूषण का आएगा। तो विकल्प ख सही हो जाएगा क्योंकि भूषण ने अपनी रचनाओं में वीर रस का खूब प्रयोग किया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा प्रभाव है? यानी रीतिकालीन जो साहित्य है उस पर कौन से काव्य शास्त्रीय परंपरा का ज़्यादा प्रभाव रहा है? तो काव्य शास्त्रीय परंपरा संस्कृत का जो है ज़्यादा प्रभाव उस पर दिखाई देता है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा संस्कृत का। अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो कौन से वो साहित्यकार हैं आपको बताना है। तो राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? यहाँ जिम हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जमी। तो ऐसा जो बात कहा गया है वो किसके बारे में कहा गया है वो आपको बताना है। तो भारतेंदु युग के बारे में ये बातें कही गई है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा भारतेंदु युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है आपको बताना है। तो इनका जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, तीनों जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिऔध का ही हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? यानी कौन से कवि जो हैं द्विवेदी युग के हैं आपको बताना है कि द्विवेदी युग के कवि कौन हैं। तो देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है जो है भारतेंदु युग के हैं। राधा कृष्ण दास भी भारतेंदु युग के हैं। लेकिन गया प्रसाद शुक्ल जो हैं स्नेही जो हैं वे जो क्या हैं द्विवेदी युग के हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। यानी कौन सी रचना किस कवि का है वो आपको मिलान करना है। देखिए अभी आपका जो चर्चा किया गया था प्रिय प्रवास जो रचना है हरिऔध का है। झरना जो है जयशंकर प्रसाद का है। रंग में भंग जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त का है। और पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी का है। तो इस तरीका से अगर आप मिलान कर रहे हैं तो आपको सही समझ में आ रहा है विकल्प ख सही होगा। यानी
प्रिय प्रवास हरिऔध का, झरना जयशंकर प्रसाद का, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का और पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी का, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? यानी रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन सा है आपको बताना है। देखिए, दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते, तीनों रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? यानी वैदिक जो साहित्य के विभिन्न काव्यांश लिखे गए हैं उस पर आधारित इनकी रचना कौन सी है? तो सप्तकर्ण एक रचना है जो उस पर आधारित है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न आ रहा है। कर रही हृदयमय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, सस्वस का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। यहाँ विश्व हो जाएगा, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। इन पंक्तियों में शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? यानी शिव के कौन से जो शक्ति है तीन उसको महाचिति कहा जाता है, वो आपको बताना है। महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, तो महाचिति किस किस जो है तीन शक्तियों को कहा गया है वो आपको बताना है। तो देखो, महाचिति जो शब्द आया है वो तीन शब्द हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा, जिसे महाचिति कहा गया है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। यहाँ देखिए थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है, यानी तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, कमायनी में आया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? यानी केचुआ छंद का जो प्रयोग है किसने अपनी कविताओं में किया है वो आपको बताना है। केचुआ छंद या रबर छंद भी कहा जाता है। तो केचुआ छंद या रबर छंद का जो प्रयोग किए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने काव्यों में किए हैं, कविताओं में किए हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन सा कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो अरविंद दर्शन का जहाँ भी चर्चा आएगा तो सुमित्रानंद पंत आएंगे, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और ये तीनों जो कवि हैं छायावादी कवि हैं, यानी सुमित्रानंद पंत इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मधुसारा का प्रकाशन वर्ष है? तो मधुसारा बहुत ही बेहतरीन रचना है, प्रसिद्ध रचना है, सभी के जुआ पे ये जो मधुसारा के कुछ पंक्तियां हैं जुआ पे आता है। तो इसके रचनाकार जो हैं कौन हैं आपको पता होनी चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन के जो पिता थे हरिवंश राय बच्चन, वह मधुसारा लिखे हैं, जिसका प्रकाशन 1935 में होता है। विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगा, विकल्प क यानी 1935 में मधुसारा जो महत्वपूर्ण रचना आती है वो उसका प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। उपयुक्त कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन आया है आपको पता होना चाहिए कि ये जो कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, इसका सही आंसर विकल्प ग है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? यानी छायावाद का समर्थन में सबसे प्रथम लेख किसने लिखा था? तो मुटुकधर पांडे ने सबसे प्रथम बार लेख लिखा था। विकल्प क सही हो जाएगा, यानी छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सिप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है आप देखिए, 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, जहाँ भी प्रकृति का चित्रण होगा तो सुमित्रा नंदन पंत जो है सबसे पहले आएंगे, क्योंकि ये जो है प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकराऊं। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये जो पंक्ति है किसका है? तो ये जो पंक्ति है वो नागार्जुन जी का पंक्ति है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नागार्जुन इस पंक्ति के रचनाकार हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। तीनों के तीनों जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं। रागेंद्र राघव, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। जनता से संवाद करते हुए चीज़ों को लिखते हैं, यथार्थ को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न साहित्यकारों को उनके उपनामों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कौन से कवि का क्या उपनाम है उसको क्या है सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सुदामा पांडे का उपनाम धूमिल है। वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का है। गजानन माधव मुक्तिबोध है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। तो इस तरीका से अगर आप मिलान कर रहे हैं तो देख रहे हैं विकल्प क सही हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का पहला, ग का चौथा और घ का तीसरा। तो यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न आपको बनेंगे। सीधे पूछ देगा वैद्यनाथ मिश्र जो है किसका जो है मूल नाम है, तो नागार्जुन का है। वासुदेव सिंह किसका है, त्रिलोचन का है। गजानन माधव मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। इस तरीका से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको विस्तृत ढंग से बताने का प्रयास करता हूँ, और समय के अभाव में थोड़ा सा कमियां रह जाती है। तो ये समय का अभाव है, क्योंकि बहुत समय निकाल कर हम चीज़ें को प्रस्तुत करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल है तो इससे संबंधित जो टॉपिक है उसमें जाकर देख सकते हैं, लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? यानी अज्ञेय के द्वारा जो निकाला गया था, तो कौन सा सप्तक है जिसमें एक भी कवित्री नहीं है? तो तार सप्तक जो है उसमें एक भी कवित्री नहीं है, जिसे प्रथम सप्तक भी माना जाता है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। इसके जो 7 कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, तो ये सारे जो कवि हैं उसमें कवित्री कोई भी नहीं है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के प्रश्न 40 खत्म हुए। अब हिंदी व्याकरण जो है उसके 40 जो प्रश्न हैं देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो भाषा विज्ञान जो है अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है वो बताना है। तो ये जो ग्रहण करता है विशुद्ध विज्ञान से ऐसा नहीं है, प्राचीन शिलालेख से ऐसा नहीं है, प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है भाषा विज्ञान। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? वो कौन सी भाषा है जिसको आरंभ में पिंगल भाषा के नाम से संबोधित किया गया है? तो जो पिंगल भाषा कहा गया है वो ब्रज भाषा को कहा गया है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से 2 वर्ण आयोगवाह कहलाते हैं? यानी कौन से वे 2 वर्ण हैं जो आयोगवाह वर्ण की श्रेणी में आते हैं? तो अन और आ है जो आयोगवाह वर्ण में आते हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा।
वर्ण ध्वनि यानी व्याकरण के टॉपिक में इन सारी चीज़ों को देखेंगे आप। किसमें तारव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो किसमें जो है तारव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो चाचा में जो है तारव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। विकल्प ग जो है यानी जिसका उच्चारण तारु से किया जाता है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयोगी छ यानी छ का संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है। आपको पता है कि 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, तो उसमें छ एक है, तो इसका निर्माण किन किन दो वर्णों के सहयोग से मेरे से हुआ है। तो इसका जो निर्माण हुआ है आधा क और तराबिसा के सहयोग से हुआ है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको बताना है। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है यानी कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, बिल्कुल अनिश्चय है, कोई ना कोई निश्चित नहीं है, बिल्कुल सही है। किसी ने पत्थर मार दिया, कौन पत्थर मारा निश्चित नहीं है यानी अनिश्चय है। हमने भारत में रहकर बहुत सीखा, हमने मतलब कोई निश्चित आदमी नहीं है यानी सभी का बोध करा रहा है। तो इसका जब आप देखिएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। हमने, किसी, कोई, तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने पत्र लिखा में पत्र कौन सा कारक है, तो पत्र जो है कौन सा कारक है आपको बताना है। तो पत्र जो है कर्म कारक में आ जाएगा, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है आपको बताना है। तो पुल्लिंग शब्द में देखिए धुआं भी पुल्लिंग है, भत्ता भी पुल्लिंग है और धावा भी पुल्लिंग है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद है, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है स्वर्ग जोड़ आरोहण, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग अगर हिंदी की कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके पास हिंदी की एक कोई भी प्रकाशन का व्याकरण होनी चाहिए, जिसमें आप शुद्ध शब्द, संधि विच्छेद, विपरीतार्थक, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इन सारे जो चैप्टर है उसको देखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को कोई भी नोट्स में बांधना संभव नहीं है। तो आप लोग उसको देखिए और 1-2 घंटा ज़रूर समय दीजिए व्याकरण पे, क्योंकि व्याकरण आप अच्छे से देखते हैं तो आपका जो रिजल्ट है 100% की गारंटी देता है। तो आप लोग देखिए और सुधार कीजिए। निश्चय में संधि है, तो निश्चय में कौन सा संधि है, तो आपको पता चल रहा होगा विसर्ग संधि है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रातों रात में कौन सा समास है, तो रातों रात में जो समास आया है वो अव्ययीभाव समाप्त समास है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चरण शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो चरण शब्द में अन प्रत्यय आया है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अवघट उपसर्ग से बना शब्द है, तो अवघट उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है आपको बताना है। तो अवघट जो उपसर्ग है उससे बनने वाले जो है उपसर्ग, तो वो अ उपसर्ग से बना है, विकल्प क सही हो जाएगा। संकर शब्द है, तो संकर शब्द कौन सा है आपको बताना है। देखिए शीशा घर, छायादार, टोप गाड़ी, यानी एक विदेशी एक देसी शब्द मिलते हैं तो संकर शब्द का निर्माण करते हैं। तो तीनों के तीनों जो है संकर शब्द है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर होगा। सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो सोना का जो पर्यायवाची शब्द है कुंदन भी हो जाएगा, हेम भी, हाटक भी, तो तीनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, जिसके लिए कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, तो उसे कहा जाता है अजर, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा।
जो कभी बुढ़ापा ना प्राप्त करे उसे अजर, और जो कभी मरे नहीं उसे अमर, और जहाँ जाना दुर्लभ हो वो अगम्य। तो ये होता है विकल्प ग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अपकृति का विलोम है, तो अपकृति का उल्टा शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, तो सुकृति हो जाएगा। विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ, वाक्य है, तो कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य है, यही और से जुड़ा हुआ रहता तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता, यानी यहाँ मिश्र वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। तो इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, अश्वमेव का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तीनों जो हैं शुद्ध हैं। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। अद्य और आदि युग्म का अर्थ है, तो अद्य और आदि युग्म का जो अर्थ है, अद्य मतलब आज और आदि मतलब प्रथम। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इधर उधर जो घूमता हुआ सन्यासी है उसे जो है परिवारजक कहा जाता है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है शार्दूल होता है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग व्याकरण के इन सारे चीज़ों चैप्टरों को देखिए, मेरे जो चैनल है उस पर भी व्याकरण का टॉपिक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। दिवंगत का समानार्थी शब्द है, तो दिवंगत का जो समानार्थी शब्द है वो है स्वर्गवासी, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। बढ़त बढ़त संपत्ति शरीर, मन सरोज बढ़ाए, घटत घटत फिर ना घटे, करु समूर कुम्हराए में कौन सा अलंकार है, यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार आया है आपको बताना है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार आया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना नहीं, कठिन काम के लिए प्रेरित करना नहीं, अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी झाड़ी पर चढ़ा देना, आसमान पे चढ़ा देना। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी है, तो संप्रदाय इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है, तो जुगुप्सा जो अस्थायी भाव आया है वो विभत्स का अस्थायी भाव जुगुप्सा है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य का विपरीतार्थक शब्द है, तो सामान्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है आपको बताना है। तो सामान्य का जो विपरीतार्थक शब्द है वो हो जाएगा विशिष्ट, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग व पाए बोराए, इनमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें कनक का 2 अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ जो है यमक अलंकार हो जाएगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कनक मतलब सोना होता है, संपत्ति होता है, और एक कनक मतलब होता है धथरा, जो कि नशा चढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। रन बिच चाकरी भर भर कर, चेतक बन गया निरारा था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पारा था। उपयुक्त में कौन सा रस होगा। तो ये जो है वीरात्मक कविता आप देख रहे हैं, तो वीर रस इसमें हो जाएगा, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। अब जो है हम लोग गद्यांश को देखेंगे, क्योंकि गद्यांश से बीपीएससी टीजीटी में लगभग 4-5 गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 20-25 प्रश्न, और पीजीटी में 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। तो गद्यांश का एक नियम है, जो कहता है उसी के अनुसार जवाब देना है, अपना मन से कुछ नहीं जोड़ना है, जैसा कहा गया है, जिसका चर्चा किया गया है उसी को हम लोग आंसर चुनेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का
पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगांतरों में अपनी विजय दुदुम्बी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब देखिए ये जो गद्यांश है इसको जो है अब प्रश्न इससे संबंधित है उसको देखेंगे। तो गद्यांश अगर समझ में नहीं आता है तो एक दो बार पढ़िए, उसके बाद उसको देखिए, क्योंकि गद्यांश के प्रश्न बहुत सरल होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ लीजिएगा, तो आपके सभी के सभी प्रश्न सही हो जाएंगे। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो युग का चमत्कार ऐसा नहीं है, आधुनिक युग का रंग ऐसा नहीं है, विज्ञान एक वरदान है। बिल्कुल विज्ञान के बारे में चर्चा किया गया, विकल्प ग सही हो जाएगा। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। तो तथ्यात्मक परिभाषा क्या है। तो कर्मबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा, यानी सब व्यवस्थित होता है। दिगांतर का अर्थ है, दिगांतर का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी दिशाओं में, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। दिशा 6 है, दिशाएं जो है 10 है, आपको ध्यान में रखना है। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है। तो धरती से आकाश तक पताका फहराना यानी बहुत बड़ी सफलता मिलना, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक युग जो है विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो है एक और गद्यांश है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो गद्यांश का आप लोग जो है रिवीजन कीजिए। इसका रिवीजन के लिए कोई जो है प्रैक्टिस सेट ज़्यादा है अगर दिए हैं हम उसमें बनाइए, देखिए एक दो बार, और एक मन में बैठा लीजिए कि जो गद्यांश में जिसका चर्चा है वही आंसर होगा, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं होगा। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और इससे संबंधित प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए तुलसीदास जी ने प्रभु राम को एक आदर्श चरित्र के रूप में दिखाया है जो समूची मानव जाति के लिए अनुकरणीय और प्रेरक भी थे। तुलसी के आराध्य श्री राम धर्म के सच्चे स्वरूप के साथ ही साथ अपने उदार चरित्र और जन जन के कल्याण करने वाले भी हैं। गोस्वामी जी की भक्ति दास भाव की है, जिससे वे स्वयं को प्रभु श्री राम का दास और उन्हें स्वामी का दर्जा देते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। अब जो है इससे संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रभु राम को एक आदर्श चरित्र के रूप में किसने दिखाया है। तो देखिए गद्यांश में तुलसीदास का चर्चा किया गया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा, तुलसीदास ने दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन जन जन के कल्याण करने वाले भी हैं। तो श्री राम जो हैं जन जन के कल्याण करने वाले भी हैं, विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास ने ऐसा बताया है कि श्री राम, तुलसीदास के जो राम है जन जन के कल्याण करने वाले हैं, तो विकल्प क सही हो जाएगा। तुलसी की भक्ति कैसी है। तो तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है, ऊपर चर्चा किया जा चुका है, विकल्प ग सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। किसका मानना था कि मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि श्री राम को मानना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात जो लिखे हैं उनका मानना था, यानी तुलसीदास का मानना था, यानी वे ये चीज लिख रहे हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तुलसीदास का मानना था कि मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न है, समूची शब्द का सही अर्थ है। वाक्यांश में आया है समूची शब्द, तो समूची मतलब हो जाता है सब, पूरा, सभी, यानी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को
प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास सेट 23 का अभ्यास करवाया है। तो इन 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम समझ सके कि आप जो है शुरू से अंत तक बने रहें। कुछ लोग शुरू से अंत तक बने रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो स्किप करके चले जाते हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं वो बने रहेंगे, हमको पता है, और उनकी सफलता निश्चित है। और बाकी जो समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं तो उनकी मर्जी है, अपने दम पे करते हैं। और बाकी जो है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे आप लोगों को तैयारी करवाते रहें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर आप रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्टेट पेपर 2 का चाहिए तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके जो है स्क्रीनशॉट भेज दें। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाइए। आपको हिंदी से संबंधित सारी सूचनाएं, क्लास से संबंधित सारी सूचनाएं और जो उपयोगी चीज़ें हैं वहाँ भेजी जाती है। तो आप लोग वहाँ से जुड़ करके अपने तैयारी को जो है बेहतरीन कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000+ लोगों ने सफलता पाया है। आगे आप भी पा सकते हैं मेरे मार्गदर्शन में और हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो मेरे साथ इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।